2027 की नवीन तैयारी हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इन दिनों उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। और जो पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं उसी जनसैलाब की हैं। जब वो वहां पहुंचे और रोड शो किया तो इस दौरान एक बड़ा जनसैलाब दिखाई दिया और उनका स्वागत भी किया। उनसे मीटिंग करने के लिए पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ जी। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ राम मंदिर दान को लेकर के जो चोरी का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी को विपक्ष घेर रहा है। ऐसे में नितिन नवीन का वहां पहुंचना क्या कहता है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी मोड में रहती है और ये दौरा काफी जो है दिनों से जो है इस दौरे का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन में बदलाव किए गए उसके तुरंत बाद ये दौरा हो रहा है। और साफ तौर पे जो है ये बताया जा रहा है कि ये दौरा भारतीय जनता पार्टी की 2027 के विधानसभा चुनाव, जो अब 8 महीने से भी कम समय है, उसकी तैयारियों को लेके ये दौरा है। और यही वजह है कि रोड शो निकाला गया, यही वजह है कि क्षेत्रीय अध्यक्षों और सभी मोर्चा प्रमुखों से जो है नितिन नवीन मुलाकात कर रहे हैं। यही वजह है कि वो सभी जिलाध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है पंकज चौधरी, धर्मपाल जी, जो संगठन मंत्री हैं, उनके ये सभी जो मुलाकातें हो रही हैं, उनका उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी किस रूप में 2027 में जो विधानसभा चुनाव है, अब तीसरी बार जीत के लिए अपनी दावेदारी मजबूती के साथ प्रस्तुत कर सकती है। तो ये तैयारियों के लिए दौरा है। हाँ, आपने जो बात कही वो एक अहम मुद्दा है कि जिस प्रकार से राम जन्मभूमि मंदिर में जो विवाद उत्पन्न हुआ है उससे कैसे निपटा जाए। निश्चित रूप से इन सभी बड़े नेताओं के बीच ये चर्चा होने वाली है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए, इस पूरी यात्रा का एक महत्व और भी है जो भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है कि 46 वर्षीय नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। एक युवा हैं और एक साधारण आप कहें कि परिवेश से आते हैं, उनके ऊपर किसी बड़े नेता का कोई ऐसा जो है ये सब तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इन दिनों अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ बहुत ही उम्मीदों के साथ भी देखा जा रहा है और बहुत सवालों के साथ भी देखा जा रहा है। अब ये 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर इन दिनों उत्तर प्रदेश जो है बिल्कुल देश की राजनीति की धुरी में है। अब 2 पॉइंट कौन से हैं? एक तो ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट के जो है उसका रीशफल होगा, कुछ मंत्री अपने पद छोड़ेंगे, कुछ को शामिल किया जाएगा, कुछ के महकमे बदले जाएंगे और उनमें से एक बड़ा नाम आता है राजनाथ सिंह जी का। राजनाथ सिंह जी जो कि कैबिनेट में एक अहम पद पर हैं, रक्षा मंत्री हैं और कैबिनेट में ये पद जो है अहम है, दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण पद माना जाता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि वो अपना पद छोड़ सकते हैं और उनके बेटे को एक बड़ी जिम्मेदारी लखनऊ में दी जा सकती है, बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दी जा सकती है, आने वाले विधानसभा चुनावों में उनको टिकट मिल सकता है। इस तरह के समीकरण बन रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति की बात करते हैं, केंद्रीय कैबिनेट की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश और केंद्रीय कैबिनेट को आप जोड़कर कैसे देखेंगे? हाँ, देखिए, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। और अगर आपने वक्तव्य सुना होगा नितिन नवीन का, तो उन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की जोड़ी ने एक विकास का कार्य किया है और वो एक संदेश देना चाहते हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है उसने काम किया है। हाँ, राजनाथ सिंह जी के छोटे बेटे नीरज सिंह को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा उनके जो बड़े बेटे हैं पंकज सिंह, वो नोएडा से विधायक हैं। तो ऐसे में जो तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें हैं, जो पहले ये लग रहा था कि मॉनसून सेशन के पहले हो जाना है, लेकिन
अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि नहीं, ये कोई भी जो है फेरबदल वो मॉनसून सेशन के बाद होगा। और वो काफी जो है आप कहें कि उसका इंतजार हो रहा है, क्योंकि चाहे वो रक्षा मंत्री हों, वित्त मंत्री हों, तमाम एक लंबे समय से जो है एक ही व्यक्तित्व जो है एक ही व्यक्ति जो है उन महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाल रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश, क्योंकि राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील और भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है, तो मुझे लगता है कि जो जैसी पहले भी चर्चा हो रही थी कि पहले प्रदेश संगठन में फेरबदल किया जाएगा, उसके पहले जो है ये जो है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया, और उसके बाद तब केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। तो ऐसे में क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व आवश्यक है, और ये संदेश देना कि जो 2027 में चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को महत्व देती है, और जहां से ऐसा प्रदेश जहां से खुद प्रधानमंत्री जो है सांसद है। तो मुझे लगता है कि तमाम आज की भारतीय जनता पार्टी किसी एक नेता या किसी एक व्यक्ति, किसी एक दायित्व की मोहताज नहीं है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा नेता हो। वो ये संदेश देना चाहती है कि नहीं, हम निश्चित रूप से प्रदेश का प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन किसी एक व्यक्तित्व के इर्द गिर्द आज की राजनीति नहीं घूमती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो फोकस है वो ये है कि किस प्रकार से 2027 में तीसरी बार चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी जो है तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए। और ऐसे में जैसा आपने चर्चा की, जो राम मंदिर चंदे को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, जो चोरी और जो है इस तरीके की जो तमाम जो है घटनाएं हैं, जिससे एक निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अत्यंत दुखी है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसके शीर्ष नेतृत्व के लिए निश्चित रूप से एक चिंता की बात है। लेकिन इसके बाद जो चर्चा होती है कि फिर विकल्प क्या है, तो जो एक टीना फैक्टर बोलते हैं कि बाकी जो विकल्प हैं, अगर हम राम जन्मभूमि की बात करें, राम जन्मभूमि आंदोलन की बात करें, राम जन्मभूमि निर्माण की बात में मंदिर निर्माण की बात करें, या तमाम अन्य जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या उत्तर प्रदेश के जो पुनर्जागरण की बात है, तो बाकी दल कहाँ है। तो ये निश्चित रूप से अगर कोई राम भक्त नाराज भी होता है भारतीय जनता पार्टी, तो वो ये सोचेगा। तो और मुझे जो लगता है और जो चर्चाएं हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो व्यक्तित्व है वो ये सुनिश्चित जरूर करेगा कि जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले। तो ऐसे में जो दूसरी बड़ी चुनौती है कि 2024 भी भारतीय जनता पार्टी नहीं भूली है। हालांकि 2024 में समीकरण अलग थे, उस समय जो माहौल था, वातावरण था, वो अलग था। जो विपक्ष एक नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गया कि अगर इनको 400 सीटें मिल गई भारतीय जनता पार्टी को, तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल लेंगे। तो वैसा कोई नैरेटिव क्या राम मंदिर पे जो विवाद हो रहा है उसके इर्द गिर्द विपक्ष बनाने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे उनका जो अतीत है वो कहीं न कहीं आड़े आता है। उनकी जो पुरानी राजनीति रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, वो लोगों को कन्विंस करने में जो मुझे नहीं लगता है कि उस तरीके से सफल होंगे। तो ये पूरा का पूरा दौरा मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के जो विधानसभा चुनाव में उसमें किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी बार वापसी कर पाने में सक्षम होती है, इसकी तैयारियों को लेके वो चर्चा महत्वपूर्ण है। जी, ये भी थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि जो मॉनसून सत्र है वो शुरू होगा 20 जुलाई और 13 अगस्त तक ये चलेगा, और इसके बाद ही जो है ये केंद्रीय कैबिनेट का रीशफल होगा। देखना होगा कि इसमें क्या कुछ बड़े नाम सामने आते हैं। लेकिन इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की क्योंकि राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, विपक्षी दलों ने लगातार राम मंदिर दान मामले में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर के लगातार बीजेपी को घेरा हुआ है। चाहे हम बात कांग्रेस की करें, चाहे समाजवादी पार्टी की करें, अब इनसे कैसे निपटेगी बीजेपी?
देखिए, इससे निपटने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि जो भी गुनाहगार हैं उनको सख्त से सख्त और जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास इस मुद्दे को लेकर नहीं है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, एक भावनात्मक मुद्दा है। लोगों को वो अपनी बहुत ही मेहनत से जो कमाई राशि होती है वो प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करते हैं, और उस राशि का चोरी होना, उस पैसे का चोरी होना, उस जेवरात का चोरी होना, ये अपने आप में ये सिर्फ और सिर्फ कोई धार्मिक आध्यात्मिक मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत भावनात्मक मुद्दा है। और ऐसे में मुझे लगता है, और यही वजह रही कि योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को सामने आते ही इस एसआईटी का गठन किया, और उन्होंने अयोध्या में जाकर, अयोध्या धाम में जाकर उन्होंने रैली की और लोगों को आश्वस्त किया कि नहीं, जो भी इसके पीछे लोग हैं, जो भी गुनाहगार हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है, और एकदम से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और उसके तमाम के सहयोगी संगठन, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, जो एक साख थी जो लोगों के मन में, उसको कहीं न कहीं चोट पहुंची। और ये जिस तरीके से आरएसएस के सहकारवा का बयान, दत्ता बोले का बयान आया, और जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष का बयान आया, तो ये साफ दर्शाता है कि ये चिंता है भारतीय जनता पार्टी के और उसके सहयोगी। चिंता मुझे लगता है प्रोफेसर साहब इस बात की नहीं है कि विपक्ष को कैसे संभाला जाएगा, विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी के साथ पार्टियां हैं वो इस पूरे मुद्दे पर बहुत संभल कर चल रही हैं, वो इस मुद्दे पर बयान ही नहीं दे रही हैं। अब इस पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ी सी ज्यादा चाहूंगी एक ब्रेक लेने की, क्योंकि ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में विपक्षियों से तो निपट लेगी, लेकिन अपनों को साथ लेके कैसे चलेगी। प्रोफेसर साहब, मेरा सीधा सा सवाल यह है कि आप दुश्मनों से तो मुकाबला कर लोगे, लेकिन अपने साथ जो अलायंस में पार्टियां हैं उनको कैसे बनाकर रखोगे, क्योंकि इस पर जो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामला है, इसको लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो सोच समझकर बयान दे रही हैं। बल्कि अगर हम बात करें अलायंस की पार्टियां जो है, चाहे उसमें अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो, ये तमाम पार्टियां बयान ही नहीं दे रही हैं, जो कर रही हैं संभल के कर रही हैं। अब क्योंकि ये मामला बड़ा बन गया और मॉनसून सत्र आने वाला है 20 जुलाई से, तो आप मान के चलिए कि अयोध्या का ये मामला वहां तक गूंजेगा और बहुत जमकर गूंजेगा। तो अपने साथ इन अलायंस की पार्टियों को जोड़े रखना कितना बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश में अब हो सकता है? देखिए, जहां तक राजनीतिक प्रश्न है, मैं ये मानता हूं कि जो राम मंदिर दान का मुद्दा है, सभी दल इस पे फूक फूक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि ये लोगों की, आम जनमानस की भावनाओं का प्रश्न, और इसमें हिंदू समाज के ऊपर से लेके नीचे तक सभी तबका और एक भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये डर है क्षेत्रीय दलों को भी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी या जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जो है, इससे आप कहें कि किस प्रकार से इस मुद्दे से उबरा जाए, इसकी कोशिश कर रही है। और इसका रास्ता एकमात्र है कि जो भी गुनाहगार है, चाहे वो कितना भी बड़ा, कितना भी जो है बड़े पद पे हो, उसको के खिलाफ कार्रवाई हो, अगर वो इसमें संलिप्त है तो। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं और आज जो राजनीतिक स्थिति उत्तर प्रदेश की है, ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि उनके पास भी कोई भारतीय जनता पार्टी से बेहतर विकल्प है, क्योंकि इस मुद्दे पे भी अगर वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं, तो वो क्या लोगों को बताएंगे कि वो जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई उस दल में जा रहे हैं, या जिन्होंने राम मंदिर पे ताला लगाया उस दल के साथ जा रहे हैं। तो ऐसे में, और जो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर राजनीतिक रूप से देखें, तो ये उनके लिए एक सकारात्मक पहलू है। नहीं, बीजेपी के पास विपक्ष के लिए यही तर्क है कि आप राम मंदिर कभी नहीं गए, आपने राम मंदिर में ताला लगवा दिया, आपने ये किया वो किया, लेकिन जो गलती इस वक्त हुई है
वो आप समझ रहे हैं कि वो भी कोई कम बड़ी गलती नहीं है। वो उसको आप दूसरों की गलती गिनवा कर अपनी गलती को आप छोटा नहीं बना सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए मैं वो नहीं बात कर रहा हूं, मैं इसीलिए राजनीतिक रूप से बात कर रहा हूं। देखिए ये जो घटना हुई है इसने बहुत ही लोगों के मस्तिष्क में बहुत ही दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाली है, क्योंकि एक ये भावनात्मक पहलू से जुड़ा हुआ है। लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई भगवान राम को चढ़ाई और उसमें जो है इस तरीके की घटना सामने आ गई, चोरी कर ली गई, तो वो कतई नहीं। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि जहां तक राजनीतिक प्रश्न है, लोग अगर दूसरे दलों को विकल्प के रूप में देखते हैं तो वो किस तरीके से जो है सोचेंगे। इसको कतई किसी भी राम मंदिर या राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं, मुझे लगता है कि सबसे संवेदनशील मुद्दा इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़ा है, और उसका उपाय खोजने की, उसकी काट खोजने की, उसका समाधान खोजने की भारतीय जनता पार्टी और संघ और सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं राजनीतिक विकल्प की बात कर रहा हूं कि क्या वो राजनीतिक विकल्प, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज भी होते हैं तो उनके पास विकल्प क्या है। ऐसे में आप जो है निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, जो भी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण दल हैं, उनसे तुलना मैं कर रहा हूं। इस अपराध को ये अक्षम्य है, इससे इससे कोई जो है इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से आप देखें कि एक वो राम भक्त जो पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के साथ खड़ा था, उसको अगर इस कदर ठेस पहुंचती है तो क्या वो इस हद तक जाने के लिए तैयार है कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या अन्य दल जिनको वो पहले राम मंदिर या राम जन्मभूमि आंदोलन के विरोधी के रूप में देखता रहा है, वहां तक जा सकता है कि नहीं। तो ये मेरा तर्क है। मुझे नहीं लगता है कि अभी वो स्थिति है। लेकिन अगर गुनहगारों को, चाहे वो कितने भी ताकतवर हों, कितने भी उच्च पद पे हों, उनको सजा देने में कामयाब नहीं रही सरकार, तो मुझे लगता है कि इस विकल्प पे भी लोग विचार कर सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, यहाँ पर ये तो बात साफ है कि राम मंदिर से जुड़ा हुआ ये जो पूरा मामला है, ये ना तो जल्दी शांत होने वाला है और ना ही दबने वाला है, क्योंकि इसको आवाज जहाँ तक हम कहें वो विपक्ष तो दे ही रहा है, लेकिन क्योंकि ये हिंदुओं से जुड़ा एक मामला, हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, तो ये यहाँ शांत होने वाला भी नहीं है। आप ये समझिए कि इसकी गूंज हमें संसद में भी सुनाई देगी और आने वाले चुनावों में भी इसकी गूंज हमें सुनाई देगी। फिलहाल वक्त नहीं है कि इस चर्चा को मैं आगे बढ़ा पाऊं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही।